एक ऐसा नाम जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह था, एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से मौत का खेल रचता था। लेकिन आज वही दाऊद इब्राहिम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी ताकत उसका साथ छोड़ चुकी है। मुंबई की गलियों से दुबई के शानदार महलों तक और वहां से कराची के छुपते हुए रास्तों तक दाऊद इब्राहिम का सफर सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज की चालबाजी और एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कभी हारना नहीं जानता था। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कभी दुश्मनों को जमीन में दफनाता था, क्या आज खुद एक ऐसे मोड़ पर है जहां मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पाकिस्तान ने सालों तक उसकी हकीकत छुपाई, लेकिन एक पल ऐसा आया जब दुनिया के सामने सच खुद ब खुद सामने आ गया। तो क्या दाऊद अब भी एक डॉन की तरह जी रहा है या सिर्फ एक बेकार मोहरा बनकर रह गया है? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक ऐसी दुनिया थी जहां हर गली में खौफ का साया था और हर साये में दाऊद इब्राहिम का नाम था। ये 1980 के दशक की बात है, जब दाऊद एक छोटे से गुंडे से अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन गया। उसने अपने हाथों से अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाया, चाहे वो पठान गैंग हो या कोई और। उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम की मौत ने दाऊद के दिल में आग भर दी थी। दरअसल शब्बीर को पठान गैंग ने एक गैंग वॉर में मार दिया था और यहीं से दाऊद का बदले का सफर शुरू हुआ। उसने एक एक करके अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म किया और मुंबई में अपनी डी कंपनी को एक मजबूत कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया। लेकिन यह सफर यहीं नहीं रुका। 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जब उस पर इल्जाम लगा तो दाऊद ने मुंबई शहर छोड़ दिया और दुबई चला गया। वहां उसका साथी छोटा राजन उसका सबसे बड़ा हाथ बना। छोटा राजन को लोग डी कंपनी का दिमाग कहते थे, क्योंकि उसने दाऊद के काम को इतना बड़ा किया कि डी कंपनी एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट बन गई। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन अचानक से छोटा राजन और दाऊद के रास्ते अलग हो गए। कहा जाता है कि मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों में मनमुटाव बढ़ा और छोटा राजन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के संपर्क में आ गया था। जब पाकिस्तान की ISI को यह खबर लगी तो उन्होंने दाऊद को दुबई से उठाया और पाकिस्तान ले गए। ये 1993-94 का वक्त था जब दाऊद को कराची के क्लिफ्टन एरिया में छुपा दिया गया था। ISI और पाकिस्तान सरकार के सुपरविजन में वो वहां रहने लगा। लेकिन दुनिया से ये बात छुपाकर रखी गई थी कि दाऊद अभी भी जिंदा है। और उधर कराची में दाऊद की जिंदगी एक नए दौर में दाखिल हुई। शुरू में वो क्लिफ्टन के एक बंगले में रहा, जिसे लोग व्हाइट हाउस कहते थे। ये वही वक्त था जब उसकी ताकत अपने चरम पर थी। लेकिन साल 2003 में एक बड़ा मोड़ आया। अमेरिका ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया और यहीं से उसकी मुश्किलें शुरू हो गईं। उसके बाद भी पाकिस्तान उसकी हिफाजत करता रहा, लेकिन इंटरनेशनल नजरें अब उस पर थीं। वर्ष 2005 में दाऊद की बेटी की शादी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हुई। ये शादी सऊदी अरेबिया में हुई थी और रिसेप्शन दुबई के ग्रैंड हायट होटल में रखा गया था। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह मौका देखा और ऑपरेशन दाऊद नाम से एक प्लान बनाया। इस ऑपरेशन में छोटा राजन के 2 शार्प शूटर्स भी शामिल थे। ये एक जॉइंट मिशन था जिसमें इंटेलिजेंस और माफिया दोनों साथ आने वाले थे। सबको पता था कि दाऊद वहां होगा, क्योंकि पहली बार उसकी लोकेशन दुनिया के सामने थी। लेकिन ये प्लान आखिरी वक्त पर फेल हो गया। कहा जाता है कि मुंबई पुलिस ने दिल्ली के एक होटल से छोटा राजन के शूटर्स को अरेस्ट कर लिया और भारत का ये गोल्डन चांस हाथ से निकल गया। बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने जावेद मियांदाद से पूछा कि क्या दाऊद शादी में था, तो उन्होंने कहा हाँ, सब आए थे। ये सुनने के बाद ये तो साफ था कि दाऊद वहां मौजूद था, लेकिन भारत उसे पकड़ नहीं सका। मार्च 2010 में UN सिक्योरिटी काउंसिल की अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी ने दाऊद के 4 एड्रेसेस पाकिस्तान में लिस्ट किए। पहला था कराची में सऊदी मस्जिद के पास क्लिफ्टन का व्हाइट हाउस। दूसरा था कराची का डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी हाउस नंबर 37 का तीसरा स्ट्रीट। तीसरा था नूराबाद के हिली एरिया में एक बड़ा बंगलो और चौथा था हाउस नंबर 29 स्ट्रीट 22 F8/2 मारगला रोड। UN ने यह भी बताया कि दाऊद के पास रावलपिंडी और कराची से इशू किए गए पाकिस्तानी पासपोर्ट्स थे और वो 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले के साथ इस्लामाबाद जाता था। ये सारी जानकारी दुनिया के पास थी, लेकिन पाकिस्तान अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि दाऊद उनके देश में है। साल 2012 में क्राइम जर्नलिस्ट हुसैन जैदी ने अपनी किताब में लिखा था कि दाऊद क्लिफ्टन के व्हाइट हाउस में रहता है। उसने ये भी बताया कि जब दाऊद का बेटा मोइन पैदा हुआ तो उसने क्लिफ्टन में ही मोइन पैलेस नाम का एक आलीशान बंगलो बनवाया था। इस घर में हाई टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल, बिलियर्ड्स कोर्ट, टेनिस कोर्ट और जॉगिंग ट्रैक था। यहाँ दाऊद अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाता था। साल 2010 से 12 तक का ये वक्त दाऊद के लिए सुकून भरा था। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर्स से लेकर अफसर, उसके बंगलों के बाहर लाइन लगाते थे। उस वक्त दाऊद 57 साल का था। मुंबई में लोग उसे मुच्छड़ कहते थे, क्योंकि उसकी मूछें काफी भारी थी, लेकिन अब उसके बाल झड़ चुके थे, पेट निकल आया था। फिर भी 57 साल के आदमी के हिसाब से वो फिट दिखता था। पाकिस्तान में लोग उसे शेख दाऊद हसन के नाम से जानते थे। इस दौरान डी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज, इलीगल आर्म्स ट्रेड, रियल एस्टेट और हवाला जैसे धंधों में लगी हुई थी। ये सब ISI और पाकिस्तान सरकार के सुपरविजन में चल रहा था। साल 2016
2016 तक पाकिस्तान अपने स्टैंड पर कायम था कि दाऊद उनकी मिट्टी पर नहीं है, लेकिन यूएन ने जब एक एड्रेस चेक किया तो पता चला कि वो गलत एड्रेस था। ये एक बड़ा ग्लिच था और यूएन ने उस एड्रेस को हटा दिया। फिर 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना शुरू किया। जून 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए ग्रे लिस्ट में डाल दिया। उन्होंने इस्लामाबाद को वार्निंग दी कि उसे 2019 तक कुछ एक्शन लेना होगा, लेकिन कोविड की वजह से ये डेडलाइन 2020 तक बढ़ गई, जिसके बाद 2020 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी और यही वो पल था जब पाकिस्तान को झुकना पड़ा। 23 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने पहली बार माना कि दाऊद उनकी मिट्टी पर है। उसने 88 टेररिस्ट और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पर सैंक्शंस लगाए, जिसमें दाऊद का नाम भी था। साथ ही इस लिस्ट में मसूद अजहर और हाफिज सईद के नाम भी शामिल थे। पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दाऊद के 3 एड्रेसेस भी मेंशन किए: व्हाइट हाउस क्लिफ्टन, हाउस नंबर 37, गली 30, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची और नूराबाद का एक पैलेस नुमा घर को। ये पहली बार था जब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये कबूल किया था। साल 2020 में ही एक और बड़ा खुलासा हुआ। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन एजाज लकड़ावाला को पटना एयरपोर्ट से अरेस्ट किया जब वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। एजाज डी कंपनी का नजदीकी साथी था। पूछताछ में उसने बताया कि दाऊद पाकिस्तान में ही है और उसे गैंग्रीन हो गया है। ये एक खतरनाक बीमारी है जो उसके पैरों में फैल चुकी थी। उसने ये भी कहा कि वो हाल ही में दाऊद से मिला था और उसकी हालत काफी खराब है। जब ये खबर मीडिया में आई तो छोटा शकील, जो दाऊद का मैनेजर और डी कंपनी का एक बड़ा नाम था, ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की। उसने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो खबर है वो गलत है और दाऊद बिल्कुल फिट है। उसने ये नहीं कहा कि एजाज जो कह रहा है वो झूठ था, लेकिन ये सवाल अब भी बना रहा कि क्या सच में दाऊद की सेहत इतनी खराब हो चुकी थी। 2 साल बाद सितंबर 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर से पूछताछ की। अली शाह ने बताया कि दाऊद ने दूसरी शादी एक पाकिस्तानी पठान लड़की से कर ली है, लेकिन उसने अपनी पहली बीवी मेहजबीन को डिवोर्स नहीं दिया है। उसने ये भी कहा कि 2 महीने पहले वो दुबई में मेहजबीन से मिला था और उसने बताया कि दाऊद की दूसरी शादी हो चुकी है। मेहजबीन इंडिया में अपने रिलेटिव्स से फोन पर बात करती रहती है। अली शाह, जो अपने भाई अनीस इब्राहिम के साथ कराची में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पास डिफेंस कॉलोनी में रहता था, उसने भी दाऊद की लेटेस्ट लोकेशन दी, लेकिन वहाँ दाऊद के बड़े भाई शब्बीर की फैमिली भी मौजूद थी। लेकिन शब्बीर के बेटे सिराज की 2020 में कोविड से मौत हो गई थी। शब्बीर की बेटी शजिया अब मुंबई के आगरी पड़ा में अपने पति मुअज्जम खान के साथ रहती है, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है। अली शाह ने यह भी कंफर्म किया कि दाऊद की हालत खराब है और अब अनीस और छोटा शकील ही उसका काम संभाल रहे हैं। जनवरी 2023 में फ्री प्रेस जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज के सोर्सेज ने बताया कि अक्टूबर 2022 में कराची के क्लिफ्टन एरिया में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर्स देखे गए। ये डॉक्टर्स दाऊद के लिए आए थे क्योंकि उसका गैंग्रीन इतना बढ़ गया था कि उसके पैर की 2 उंगलियां काटनी पड़ी थी। दाऊद इस सर्जरी के खिलाफ था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये नहीं किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। इसीलिए ऐसी निगरानी में ये सर्जरी हुई। हर साल 26 दिसंबर को दाऊद का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन 2022 में कोई फंक्शन नहीं हुआ। सिर्फ कुछ खास लोगों को उससे मिलने की इजाजत दी गई। अब दाऊद को चलने के लिए छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। 68 साल की उम्र में वो एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका है। डी कंपनी अब भी चल रही है, लेकिन अनीस और छोटा शकील के हाथों। अनीस इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का काम देखता है, जबकि छोटा शकील ऑपरेशनल मैटर्स संभालता है। और अब आईएसआई का पूरा कंट्रोल डी कंपनी पर है और दाऊद की जिंदगी अब उसके गुनाहों के साए में ढल चुकी है। तो ये थी दाऊद इब्राहिम की कहानी, एक ऐसा सवर जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड से शुरू हुआ और कराची के छुपते हुए रास्तों तक पहुंचा। कभी वो एक ऐसा शख्स था जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे, लेकिन आज वो खुद अपने शरीर के बोझ तले दब चुका है। पाकिस्तान ने बरसों तक उसे छुपाया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर ने आखिर उसे सच कबूल करने पर मजबूर कर दिया। उसके गुनाहों का हिसाब अब शायद वक्त खुद चुका रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या दाऊद कभी भारत के हाथों पकड़ा जाएगा या ये कहानी यहीं छुपकर खत्म हो जाएगी? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।